हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे सीबीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और इसका एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं जो कि पार्ट 1 है। और इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी मॉडर्न वर्ल्ड के आगमन से पहले दुनिया कैसे था, इसके बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा था। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है ये भी समझे थे हम लोग, और किस प्रकार से मुद्राओं का प्रयोग होता था। मुद्राओं के रूप में जो है कौड़ीज, चिट्टी कौड़ियाँ जो कि सी सेल्स हैं, समुद्र से निकलने वाले सेल, उनका यूज होता था। और उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि किस प्रकार से दुनिया का पूरा जो देश थे, जितने भी कंट्रीज थे दुनिया के, वो कनेक्टेड थे। किस प्रकार इसका जो सबूत मिला, जो प्रूफ मिला, सिल्क रूट के माध्यम से। सिल्क रूट्स हम लोग पढ़े थे, डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क रूट्स थे जो कि वाटरवेज के माध्यम से भी थे, यानी एक्वेटिक भी वेज थे, और ये लैंड थ्रू लैंड भी रूट्स बने थे बहुत सारे प्री मॉडर्न वर्ल्ड से पहले। तो उनका हिस्टोरिकल साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद डिफरेंट टाइप के फूड हैबिट्स, किस प्रकार से जो है चाइना से नूडल पहुंचा यूरोपियन कंट्रीज़ में, इटली के सिसिली में, और वहाँ पर मैक्रोनी यानी पास्ता यानी स्पेघेटी का फॉर्म जो है धारण कर लिया, बन गया। और उसके बाद हम लोग पोटैटो वाली पढ़े थे कि किस प्रकार पोटैटो पर यूरोप का एक देश था जो कि आयरलैंड डिपेंडेंट हो गया था, और वहाँ जब आलू का फसल बर्बाद हुआ तो क्या जो है इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर, स्टारवेशन में बहुत सारे लोग मर गए। मिड 18th सेंचुरी के टाइम में बहुत सारे लोग मर गए थे। इसी को आयरिश फेमिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे हम लोग कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड भी पढ़े थे कि किस प्रकार से यूरोपियन गए थे अमेरिका में, और अमेरिका जब गए तो वहाँ पर स्मॉल पॉक्स जो डिजीज था उसको वहाँ पर बहुत सारे वो फैला दिए। तो वहाँ के जो निवासी थे, मतलब इनहेबिटेंट्स थे, वो सह नहीं पाए, इस रोग को टॉलरेट नहीं कर पाए, क्योंकि लंबे समय से यूएस जो था आइसोलेशन में था, दुनिया के किसी भी कंट्री से उसको कनेक्शन नहीं था। और ये जो नया रोग आया स्मॉल पॉक्स का, वहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं किए, जिसके चलते बहुत सारे लोग मर गए और वहाँ लोग कमज़ोर हो गए। और इस प्रकार वहाँ पर जो है यूरोपियन अपना जो है एम्पायर कायम करने में सफल हुए, यानी एक तरह से डिजीज ने उनका हेल्प किया, और इस प्रकार वहाँ कोलोनाइजेशन इस्टेब्लिश किए। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि किस प्रकार से यूएस से बहुत सारे चांदी का जो है प्राप्ति हुआ यूरोप वालों को, और कीमती धातुएं या कोयला वगैरह, और इस प्रकार से बागवानी भी वहाँ करना शुरू किए। तो यूएस का जो मतलब खोज हुआ, तो वहाँ का लैंड, वहाँ का रिसोर्सेज, और वहाँ के जो फसलें थी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स थी, वो दुनिया के जीवन को, रहन सहन को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस्ड किया और चेंज किया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। उस वीडियो को ऐसे देखिएगा आप चैनल पेज पर जाकर सर्च मार करके, नहीं तो लिंक भी एक दे देंगे हम इस वीडियो में उसका, और उसको पार्ट 1 को देखने के बाद ही इसको आप देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। एल डोराडो नाम का ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये एल डोराडो, इसके बारे में फेबल्ड, इसके वेल्थ के बारे में बहुत सारे यहाँ पर धन है, यहाँ गोल्ड बहुत सारा है, गोल्ड सिटी के नाम से जाना गया। यानी इसके बारे में मिथ, ऐसा अफवाह फैला था कि बहुत सारे यूरोपीय इसके खोज में भी जो है निकल गए थे वोयाज पर, समुद्री यात्राओं पर। खास करके यहाँ पर देखिए पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों के बारे में दिया है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत सारे वोयाज, समुद्री यात्राएं करते थे, और इस प्रकार आगे आगे खोज में ये निकल पड़े थे। और ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे। और आगे अब हम लोग को आज स्टार्ट करना है इस चैप्टर में द 19th सेंचुरी 1815 to 1914। उस दिन हम बोले थे कि ये इसका पार्ट 2 लाएंगे आगे, और यहाँ पॉइंट 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। द वर्ल्ड चेंज्ड प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेक्टेड इन कम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज, रिसेप एक्सटर्नल रिलेशंस। देखिए इसको अच्छी तरह से समझने की बात है कि 1815 से 1914 के बीच में क्या हुआ, मतलब कि पूरा ये 19th सेंचुरी समझिए कि पूरा 100 सालों में क्या हुआ बदलाव पूरे दुनिया में। इस चीज़ को यहाँ पर ये टॉपिक जो है कवर कर रहा है कि पूरा दुनिया जो है प्रोफाउंडली एकदम अच्छी तरह से बदल गया 19वीं शताब्दी के दौरान, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर या पॉलिटिकल फ्रंट पर
या सामाजिक भी बदलाव हुआ, कल्चर का भी इंटरमिक्सिंग हुआ, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर जाते थे। तो आप ऊपर ही पढ़े हैं कि किस प्रकार से जो है मिशनरीज धर्म के प्रचार के लिए, या कुछ लोग जो है रिलीजियस शांति के लिए, खोज के लिए जाते थे इधर से उधर, या कुछ लोग जो है काम के तलाश में, या कुछ लोग अपना सज़ा से बचने के लिए इधर से उधर भागते थे। तो ये सारी चीज़ों के कारण लोग जो या ट्रेड के माध्यम से जो है गए इधर से उधर माइग्रेट किए। तो कल्चरल का फ्यूजन तो होना ही होना था। तो इस प्रकार दुनिया चेंज हुआ। जाहिर सी बात है कि इसी में मुद्राओं का भी आवागमन हुआ, कल्चर का आवागमन हुआ, नॉलेज का आवागमन हुआ, और इस प्रकार इंटरमिक्सिंग हुआ था। ये चीज़ ऊपर पढ़े थे आप। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अब आ गया। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हुए, और ये सभी चीज़ें जो है इंटरेक्ट होकर के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों का जो रुझान हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तो ये सभी चीज़ों ने मिलजुल करके समाज को पूर्ण रूप से क्या किया, कम्प्लेक्स तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी बिल्कुल मिश्रित रूप से जो है चेंज कर दिया, और सोसाइटी को रिशेप किया, यानी समाज का पुनर्निर्माण किया, फिर से अच्छी तरह से अपने ढंग से बना दिया। और देशों के बीच जो एक्सटर्नल रिलेशन था, यानी उनके बीच जो आपसी लगाव था, इस देश के उस देश लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशन भी है, इसी को एक्सटर्नल रिलेशन बोलेंगे, और ये चेंज हुआ, यानी मजबूत हुआ। जहाँ देश कोई आइसोलेटेड था, दूर था, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं था, तो उसका खोज हुआ, तो वहाँ आवागमन बढ़ा, वहाँ से ट्रेड बढ़ा, और वहाँ के फसलें भी जो है दुनिया भर में, या कल्चर जो है फैली, इस प्रकार लैंग्वेज भी फैला। तो बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। अब देखिए आगे, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंजेज। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है कि जो अर्थशास्त्री थे उस टाइम में 19वीं सेंचुरी में, उन लोगों ने मुख्य रूप से 3 चीज़ों का पहचान किया, 3 तरह का मूवमेंट यानी फ्लो, आवागमन का पहचान किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक जो एक्सचेंज हुआ, जो आर्थिक लेन देन हुआ, उसका 3 मुख्य लक्षण जो है 19वीं शताब्दी के जितने भी अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने देखा। पहला क्या था, द फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार का आवागमन। जाहिर सी बात है, अब दूर दूर देशों में जब इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा तो व्यापार जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया, इस देश से उस देश, तो फ्लो ऑफ ट्रेड हुआ, यानी इधर का सामान उधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट खूब होने लगा, उधर का इधर आने जाने लगा। सिल्क रूट वाली बात ऊपर समझे ही है कि किस प्रकार चाइना से सिल्क के जो है कपड़े और पोट्रीज बर्तन जाते थे, भारत से मसाले जाते थे, उधर से सोना चांदी आते थे। अब देखिए 19वीं सेंचुरी में 19वीं सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स। 19वीं शताब्दी में अधिकांश मात्रा में सामानों का व्यापार जो है होता था, खास करके यहाँ पे कपड़े और गेहूं का व्यापार ज़्यादा होता था। तो ऊपर जो है फ्लो ऑफ ट्रेड आप समझे। अब दूसरा पॉइंट क्या था 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा फीचर, तो सेकंड फ्लो ऑफ लेबर, यानी जो लेबर लोग थे, जो मजदूर थे, श्रमिक थे, उन लोगों का भी आवागमन बहुत ज़्यादा इस देश से उस देश गया। आप किस प्रकार से जो है भारत के लोगों को भी पकड़ करके फिजी, घाना, सूरीनाम और मलेशिया ले जा करके लोग छोड़े थे अंग्रेज़ लोग। तो आगे वो भी जो है चीज़ों को आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और दूसरे चैप्टर में भी आप पढ़े होंगे नेशनलिज्म इन इंडिया में भी, तो किस प्रकार से जो है लेबरर का फ्लो हुआ था, तो बाद तक जारी था। तो यानी लोगों का द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी व्यापार के तलाश में लोगों का भी आवागमन खूब बढ़ा। तो पहला क्या हुआ, अब पूछे आपसे क्वेश्चन यदि कि व्हाट वेर द 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमी, या व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट फीचर दैट इकोनॉमिस्ट ऑफ 19वीं सेंचुरी आइडेंटिफाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 है, शॉर्ट में पॉइंट में लिखना हो तो द फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबरर एंड फ्लो ऑफ, तीसरा है फ्लो ऑफ, देखिए यहाँ पर तीसरा को समझेंगे, फ्लो ऑफ कैपिटल है, तो इसको पहले समझ लें। द थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तीसरा क्या था, तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पैसे का भी आदान प्रदान, यानी लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ा। कहने का मतलब लोग इन्वेस्टमेंट ओवरसीज करने लगे, यानी विदेशों में जाकर जो है व्यापार में धन लगाने लगे, और इस प्रकार जो है ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, यानी इस देश से उस देश,
लोगों का आना जाना, पैसों का आना जाना और व्यापारिक सामानों का आना जाना बढ़ा। ऑल थ्री फ्लोज वे आर क्लोजली इंटरवोवेन एंड इफेक्टेड पीपल्स लाइफ्स मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। और ये तीनों चीज़ का जो आना जाना बढ़ा, मतलब इसका फ्लो बढ़ा, तो इससे हुआ क्या कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के जीवन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। ये तो पड़ेगा ही, इतना कि पहले कभी नहीं पड़ा था। द कनेक्शंस कुड समटाइम्स बी ब्रोकन। कभी कभी ये जो इंटर कनेक्शन था, जो आपसी जुड़ाव था देशों के बीच में, टूट भी जाता था। फॉर एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेशन वाज ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लोज। उदाहरण के लिए जो लेबर माइग्रेशन था, जो काम करने वाले मजदूरों का आवागमन था, इस पर प्रायः रेस्ट्रिक्शन लगता रहता था, मतलब इस पर प्रतिबंध लगता था। गुड्स और कैपिटल का तो फ्लो पर ज़्यादा रोक नहीं था, लेकिन लोगों के आवागमन पर रोक लगती रहता था। येट इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी बेटर इफ यू लुक एट द थ्री फ्लोज टुगेदर। तो मुख्य चीज़ यहाँ पे ये कर रहा है कि यदि हम लोगों को 19वीं शताब्दी का अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझना है, इकोनॉमी को समझना है, तो हम लोगों को इन तीनों फ्लो पर, तीनों चीज़ का आवागमन पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से तीनों का आवागमन होता था। यहाँ पर देखिए 2.1 में दे रहा है, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स प्लेस। किस प्रकार से अब एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ, यानी ऐसा इकोनॉमिक फॉर्मेशन हुआ जो पूरे वर्ल्ड लेवल का था, पूरे दुनिया का पैसा का आदान प्रदान, व्यापार के सामानों का आदान प्रदान, लोगों का आवागमन, तो एक वर्ल्ड लेवल पर कैसे हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे फॉर्मेशन हुआ, जैसा कि आज आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके फॉर्मेशन की स्टार्ट जो है, बिगिनिंग है, उसको बता रहा है। ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप। तो सबसे अच्छा इसका तरीका है स्टार्ट करने का, कहाँ से शुरू कर रहा है पॉइंट को, कि फूड प्रोडक्शन, भोजन का उत्पादन जो होने लगा, और ये कहाँ पर, और कंजम्पशन यानी खर्चा कैसे होता था। तो इंडस्ट्रियल यूरोप में जो इस तरह से स्टार्ट हुआ, जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री कंपनियां लगी, तो वहाँ पर जो भोजन का यानी खाने वाली चीज़ों का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, तो वहाँ से इस पॉइंट को स्टार्ट कर रहा है। वहीं से मुख्य रूप से ग्लोबल इकोनॉमी का बिगिनिंग है। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। कह रहा है कि देखिए परंपरागत रूप से कोई भी देश जो था सेल्फ सफिशिएंट इन फूड होना चाहता था, बस यानी अपने खाने भर ही उपजाना चाहता था भोजन, और उतना ही उपजाते थे और अपने भर ही रखते थे, दूसरे को बेचते नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मीन लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कन्फ्लिक्ट। वाई वाज दिस सो? अब 19वीं शताब्दी में ऐसा था कि यदि ब्रिटेन जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश यदि सिर्फ सेल्फ सफिशिएंसी पर रहता, अपने ही भोजन पर निर्भर रहता, तो मतलब कि लोगों का स्टैंडर्ड लोअर होना था। कहने का मतलब वहाँ पर भोजन का इतना अच्छा क्वालिटी अवेलेबल नहीं था, और सोशल कन्फ्लिक्ट भी होता, सामाजिक टकराव भी संभव था, इसलिए क्योंकि वहाँ भोजन की उपलब्धता ज़्यादा नहीं थी, अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो देखिए अब ऐसा क्यों था, हालांकि आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। देखिए 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया था, पॉपुलेशन ग्रो हो गया था, और जिसके चलते डिमांड भी इंक्रीज हो गया था भोजन वाली चीज़ों का। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने वाली चीज़ों का डिमांड बढ़ेगा। ब्रिटेन में ऐसा ही हुआ। एज अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रीव द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेंट अप। अब जो ही देखिए शहरीकरण बढ़ा, जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हो जाता था तो वहाँ पर रोड, वहाँ पर बिजली, वहाँ पर 1000-2000 की संख्या मजदूर हमेशा रहते थे, क्वार्टर बन जाता था। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें होने पर स्वतः ही शहर बन जाता था, जहाँ फैक्ट्री बनता था वहाँ। तो इस प्रकार जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हुआ और जब शहरों की संख्या बढ़ी इंग्लैंड में, तो क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग दूसरे देशों से भी आकर वहाँ पर रहने लगे, या गाँव के लोग जाकर आकर के जो है एम्प्लॉयमेंट के तलाश में शहरों में रहने लगे। तो वैसे में फूड का डिमांड वहाँ पर ज़्यादा होने लगा। तो क्या हो गया, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेज। तो फूड ग्रेन की जो प्राइसेज थी, जो उसका भाव था, बढ़ने लगा। डिमांड ज़्यादा होगा तो भाव बढ़ेगा, इकोनॉमी का रूल है। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। अब देखिए भोजन का डिमांड जहाँ बढ़ने लगा
तो जितने भी वहाँ पर लैंडेड ग्रुप्स थे, यानी जो भूमिपति थे, जो ज़मीन के मालिक थे वहाँ यूरोप में, सोचे कि अभी भाई अनाज का डिमांड बढ़ा है, अभी सरकार पर हम दबाव बनाएं, सरकार अनाज का भाव बढ़ा दे तो हमको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। और सरकार जो है ना, मुख्य रूप से भाव बढ़ाने का उपाय क्या वो लोग लगाए कि भाई विदेशों से जो अनाज आता है, यानी जो इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न होता है, उसको आप बंद कीजिए। सरकार पर दबाव बनाया, वहाँ के लोकल जो है फार्मर्स थे कि आप बाहर का इंपोर्ट बंद कीजिए, ताकि उन्हीं का अनाज सब कोई खरीदेगा, डिमांड बढ़ा ही था तो ज़्यादा बिक्री होगा, ज़्यादा फायदा कमाएंगे। तो इस प्रकार से सरकार बात भी उनका माना प्रेशर में आकर के और बंद कर दिया दूसरे देशों से आने वाले अनाज को। द लॉज अलाउिंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वेयर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ। इसी को कॉर्न लॉ बोलते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट वाज कॉर्न लॉ, तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड restricted the import of foreign corn in pressure of landed groups which is called corn law। यानी इंग्लैंड की जो सरकार थी वहाँ के लैंडलॉर्ड के दबाव में आकर के विदेशों से आने वाले फूड ग्रेन्स को, उसका इंपोर्ट को जो है बंद कर दिया, और इसी को कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखते हैं। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइसेस इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड अर्बन ड्वेलर्स फोर्स्ड द एबोलिशन ऑफ द कॉर्न लॉ। अब देखिए, अब जो है वहाँ के अनहैप्पी हो गए। कौन नाखुश हुए? तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योग के मालिक थे, और जो अर्बन ड्वेलर्स थे, यानी जो शहर में रहने वाले लोग थे। क्या हुआ, किस चीज़ से नाखुश हुए? तो हाई प्राइस ऑफ फूड हो गया, भोजन का जो है प्राइस बढ़ गया, तो इससे वो बहुत ही नाखुश हो गए शहरों में रहने वाले लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, क्योंकि उनका तो अनाज वो तो उपजाते नहीं थे, उनको बहुत महंगा पड़ने लगा खरीदने में। तो वे लोग एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉ की डिमांड करने लगे, यानी कि कॉर्न लॉ को हटाया जाए, ऐसा डिमांड करने लगे। आफ्टर द कॉर्न लॉ वेयर अस्क्राइब्ड, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। अब कॉर्न लॉ जो ही हटा तो इतना ज़्यादा मात्रा में भोजन का वहाँ पर इम्पोर्ट हुआ, सारे देश वहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर दिए, भेज दिए, कि विदेशों से आया हुआ फूड इतना सस्ता हो गया कि यदि वहाँ पर प्रोड्यूस भी होता, वहाँ उपजता भी, तो वो भी उतना सस्ता नहीं होता। यानी वहाँ देश में जो अनाज उपजता था ना, उससे भी ज़्यादा महंगा, सस्ता में भाव में इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स मिलने लगा, आयातित जो है अनाज मिलने लगा। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विथ इम्पोर्ट्स। अब जो इंग्लैंड की एग्रीकल्चर थी, जो खेती थी, वो विदेशों से आए हुए अनाज के साथ कम्पीट नहीं कर पा रही थी, यानी उतना कम दाम में बेच ही नहीं सकते थे वहाँ के जो है लैंडलॉर्ड थे। वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वेयर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वेयर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। अब देखिए, तो इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया, वहाँ पर खेती हुआ ही नहीं। क्योंकि भाई क्यों खेती करेगा? क्योंकि उसको खेती में ही ज़्यादा पैसा लग जाएगा, और उससे सस्ता में विदेश से इम्पोर्टेड अनाज मिलेगा तो वो भी खरीदेगा, खाएगा, और वो भी इंडस्ट्री में काम करने लगेगा। तो जिन लोगों को खेती में रोज़गार मिला था, वो सभी लोग जो है आउट ऑफ वर्क हो गए। अब उनको काम छुड़ा दिया गया, भाई खेती अब होगा नहीं, आप हटिए यहाँ से। और बहुत सारे बेरोजगारी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है पुरुष और महिलाएं जो है थ्रोन आउट ऑफ वर्क, काम छोड़ दिए और काम से उनको हटाया गया, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर ही बंद हो गया। दे फ्लॉक टू द सिटीज़ और माइग्रेटेड ओवरसीज। तो जाहिर सी बात है कि जो खेती पर डिपेंड थे, जो लेबरर, वो क्या करेंगे? अब वो तो कुछ करेंगे अपना रोज़गार, तो वहाँ से हटे, शहरों की ओर आए रोज़गार की तलाश में, नहीं तो माइग्रेटेड ओवरसीज, विदेशों की ओर चल दिए काम में, दूसरे देश चल दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। तो भोजन का ये भाव तो गिरा, अब भोजन का जो भाव गिरा ज़्यादा इंपोर्ट होने के चलते, तो ब्रिटेन में क्या हुआ, कंजम्पशन ऑफ फूड जो है रोज कर गया, यानी बढ़ा। सस्ता भोजन मिलने लगा तो भोजन खूब लोग तरह तरह की चीज़ें का खूब खाने लगे, खरीदने लगे। फ्रॉम द मिड 19th century faster industrial growth in Britain also led to higher incomes and therefore more food imports। अब देखिए क्या हुआ, मिड 19th century से 19वीं शताब्दी के बीच से, यानी 1850 के बाद से कहिए, बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ ब्रिटेन में। तेज़ी से जो है इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, यानी फैक्ट्री कंपनी बढ़े, और इससे क्या हुआ, हायर इनकम बढ़ा, लोगों का जो है इनकम बढ़ गया,
क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा मिलने लगा खेती से। और देयरफॉर देखिए जो स्थिति आज भारत की हो रही है ना, वो बहुत पहले ही वहाँ हो चुका था। आज लोग खेती छोड़ के इंडस्ट्री में खूब जा रहे हैं, वहाँ उसी टाइम चल गए थे। देखिए डेवलप तुरंत हो गया, और डेवलप होने के बाद क्या होगा, वो सब फिर समाप्त ही होगा, फिर पिछले युग की ओर जाने की प्रयास कर रहे हैं लोग। यही सब इधर ही भारत भी बढ़ रहा है, वही होगा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसलिए देयरफॉर फूड इम्पोर्ट्स, मोर फूड इम्पोर्ट्स, तो ज़्यादा लोगों का इनकम बढ़ा। तो अब जो कम खाते थे या विभिन्न प्रकार की चीज़ें नहीं खाते होंगे महंगा होने के चलते, तो ज़्यादा खाने वाली तरह तरह की चीज़ों का डिमांड बढ़ने लगा, इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट भी बढ़ा। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वेयर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। देखिए क्या हुआ अब, तो भाई इंग्लैंड में डिमांड है, खूब भोजन का डिमांड है, जनसंख्या भी खूब बढ़ा है, इंडस्ट्रियलाइज होने वाला दुनिया का पहला देश था, सबसे पहले इंडस्ट्री फैक्ट्री कंपनी वहीं पर लगा। तो क्या हुआ, अब भोजन का डिमांड, वहाँ खेती बंद ही हो गया। कैसे बंद हुआ, कोयला के चलते, आप जाने ही, कोयला लगा फिर कोयला हटा तो फिर खेती का जो है बंद हो गया। तो वहाँ पर भोजन की पूर्ति करने के लिए ईस्टर्न यूरोप में, रसिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी देशों में ज़मीन साफ किया गया खेती करने के लिए। खेती किस लिए बढ़ाया भाई, क्योंकि आप ऊपर पढ़े कि सभी देश पहले सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट थे, अपने ही तक बस भोजन उपजाते थे। लेकिन आज तो भाई विदेशों में भोजन भेजने की जो है डिमांड आ गई, तो क्यों नहीं पैसा कमाएंगे ये भी भेजकर। तो ये सारे जो देश थे, ये सभी देशों ने जितना ज़मीन पर अपने लिए खेती करते थे उससे ज़्यादा खेत बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी, तो लैंड क्लियर करवाए और फूड प्रोडक्शन जो है एक्सपेंड किए, बढ़ाए। किस लिए, ताकि जो ब्रिटिश का डिमांड है, जो इंग्लैंड का भोजन का डिमांड है, उसको मीट कर सके, यानी उसको पूरा कर सके, सेंड कर सके। इट वॉज नॉट इनफ मेयरली टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, रेलवेज वे आर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इट वॉज नॉट इनफ टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, सिर्फ खेती के लिए ज़मीन साफ करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि ज़मीन साफ करके खेती तो बढ़ाइएगा, लेकिन खेतों में जो अनाज उपजेगा वो खेत कनेक्टेड चाहिए भाई, तब ना वहाँ से जो है अनाज जो है रेलवे के माध्यम से लिंक करके और एग्रीकल्चरल रीजन से और पोर्ट तक आएगा। यानी अब ये भी आवश्यकता पड़ी कि खेती वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाए रेलवे से, और रेलवे को फिर वहाँ से खेती वाले अनाज को लाद करके और पोर्ट तक लाया जाए। पोर्ट यानी समुद्री बंदरगाह जहाँ से जहाज़ जाता था पानी वाला, और तब न जहाज़ के माध्यम से विदेशों में जाएगा अनाज, और जहाज़ के माध्यम से ही पहले जाते थे। आज भी मेजर जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाटरवेज से ही होता है। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू सीप द न्यू कार्गोज। अब नए नए पोर्ट बनाया जाने लगा ताकि ज़्यादा मात्रा में जो है जहाज़ लगाए जा सके और अनाज भेजा जा सके, और जो पुराने जो पोर्ट थे उनको एक्सपेंड किया जाने लगा, उसका विस्तार बढ़ाया जाने लगा ताकि वहाँ पर शिप की संख्या बढ़ाया जाए या नए नए कार्गोज जो है यानी नाव वहाँ पर लगाया जाए। पीपुल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन। अब लोगों को भी क्या करना पड़ा, जैसे मान लीजिए सुनसान क्षेत्र में ज़मीन साफ कर दिया खुद 1000 एकड़ 500 एकड़, तो वहाँ पर खेती करने के लिए लोगों को बसाने की भी आवश्यकता थी, ताकि वहीं पर परमानेंटली घर बना दिया जाए, लोग रहें और उनका बस दिन भर यही काम है कि खेती में अपना गोड़ खान करते रहें और जो है फसल उपजाते रहें। तो इसके लिए भी बस्तियाँ भी नई नई बसाई जाने लगी, क्योंकि रोज़ रोज़ कहाँ आदमी दूर दूर जा कर के खेती करेगा, तो वहाँ पर सेटलमेंट भी स्टार्ट हो गया। दिस मीन बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। इसका मतलब ये था कि नए नए बिल्डिंग बनाइए और बस्तियाँ बसाइए जो है, ठीक है, ताकि खेती करने के लिए। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबरर। तो ये सारे काम करने में, रेलवेज का नेटवर्क बनाने में, पोर्ट बनाने में, वहाँ पर कैपिटल में जो है लेबरर्स को बसाने में खेती वाले जगह पर, इन सब चीज़ में कैपिटल रिक्वायर्ड था, पूंजी की बहुत ही आवश्यकता थी। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर्स सच एज लंदन। अब कहाँ से भोजन जाएगा, पैसा जाएगा, तो भाई इंग्लैंड ये सब करा रहे हैं कि आप साफ कीजिए, खेत बढ़ाइए और हमारे लिए जो है अनाज एक्सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर भेजिए। तो जाहिर सी बात है कि पैसा वही देगा, और लंदन जो है फाइनेंशियल सेंटर बन गया और वहाँ से पैसा इन सभी देशों में जाने लगा। तो इंटरनेशनली क्या हुआ, पैसे का फ्लो बढ़ा, फ्लो ऑफ कैपिटल बढ़ा। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। अब इन देशों में लेबर की भी कमी हो गई,
लोगों की भी कमी थी खेती करने वाले, तो लेबरर भी सप्लाई किया गया। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में खास करके बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट होकर के किस लिए गए, खेती को करने के लिए ही गए। नियरली 50 मिलियन पीपल इमाइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन 19th सेंचुरी। देखिए कह रहा है कि करीब 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन लोग जो है माइग्रेट कीजिए, इसी से हिसाब लगा लीजिए। और इतना लोग माइग्रेट किए यूरोप से कहाँ गए, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में 19वीं शताब्दी के दौरान खेती करने के लिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियन आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स, क्रॉस्ड ओशियंस एंड वास्ट डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। करीब पूरे दुनिया में उस सेंचुरी में 19th सेंचुरी के दौरान 150 मिलियन लोगों का माइग्रेशन बढ़ा और 150 मिलियन लोग जो है यानी एस्टिमेटेड अपने घर छोड़ करके समुद्र को पार किए, और समुद्र को पार करने के लिए लंबी दूरी को तय करके और जो है काम के तलाश में या अच्छे भविष्य के तलाश में जो है गए लोग। तो पहली बार दुनिया में इतना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ, नहीं तो इतना ज़्यादा संख्या में लोग एक देश से दूसरे देश नहीं आते थे। आज तो पूरा दुनिया में माइग्रेशन है, इधर से उधर जाके जो है जॉब करते हैं लोग एक देश से दूसरे देश। 10 by 1890s तो कैसे इन सब की शुरुआत हुई, देखिए यही चीज़ पढ़ा रहा है, और कब से कैसे स्टार्ट हुआ माइग्रेशन और कैसे जो है इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी बनी। 10 by 1890s ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हैड टेकन शेप accompanied by complex changes in labor movement pattern, capital flow, ecologies and technologies। देखिए तो इस प्रकार से कह रहा है कि 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी यानी एक वैश्विक आर्थिक जो है कृषि, ऐसा खेती जो बेचने के लिए उपजाया जाए, खाने के लिए नहीं, तो इस प्रकार की खेती 1890 से होने लगी। और ऐसी जो खेती होने लगी तो इस खेती के साथ साथ क्या हुआ, बहुत सारे बदलाव हुआ, कम्प्लेक्स चेंज हुआ, क्योंकि लेबरर का मूवमेंट का पैटर्न बढ़ गया इस देश से उस देश, कैपिटल का फ्लो बढ़ा, किस प्रकार लंदन जो है फाइनेंशियल सेंटर बना आगे ऊपर जो है पढ़ा आपने। और इस प्रकार से इकोलॉजिकल भी चेंज होगा ना, अब खेतों के लिए जो है जंगल काटा जाएगा, खेत साफ होगा, तो जो है एफोरेस्टेशन घटेगा, डिफोरेस्टेशन बढ़ेगा, तो इकोलॉजिकल भी चेंज हुआ। और टेक्नोलॉजिकल भी चेंज होगा, रेलवे का जो है विस्तार होगा, पोर्ट का विस्तार होगा, अब विभिन्न खेती वाले टेक्नोलॉजी बढ़ेंगी। तो देखिए एनसीईआरटी की यही विशेषता है, एक एक छोटा छोटा शब्द लिखेगा लेकिन उसको अच्छा से एक्सप्लेन किए जाने की ज़रूरत है, अदरवाइज समझ नहीं सकते हैं आप उसको। उसका सेंस क्या है, किस सेंस में लिखा है, जानना बहुत आवश्यक है। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। पहले यही था कि अब भोजन तो अपने गांव में उपजा, अपने खाने भर कम लोग हैं उतना ही तक, लेकिन अब भोजन क्या होने लगा, नज़दीक के किसी गांव से या शहर से नहीं आता था, बल्कि हजारों मील दूर से भोजन आने लगा। इट वॉज नॉट ग्रोन बाई पीजेंट्स टिलिंग हिज ओन लैंड बट बाई एन एग्रीकल्चरल वर्कर परहैप्स रिसेंटली अराइव्ड हु वाज नाउ वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म दैट ओनली ए जनरेशन एगो हैड मोस्ट लाइकली बीन ए फॉरेस्ट। अब देखिए ये बहुत बड़ा बदलाव क्या हो गया, बहुत बड़ा बदलाव ये हो गया कि जो है एग्रीकल्चरल जो वर्कर्स थे अब ऐसे नहीं होने लगा कि गांव में ही कोई छोटा किसान है, अपने ही ज़मीन को खोद करके थोड़ा सा जो है उपजाया खाने वाला चीज़ और वही अनाज आता था, नहीं, अब तो एग्रीकल्चरल वर्कर काम करने लगे, वो उपजाने लगे, जो कि हाल ही में दूसरे देशों से आए, क्या करने के लिए, तो सिर्फ काम ही करने के लिए। और खेतों की आकार क्या हो गया, बड़े बड़े फार्म हाउस हो गए, क्योंकि वो खेत स्पेशली बेचने के लिए ही अनाज उपजा कर बनाया ही गया, तो बड़ा बनाया गया ताकि ज़्यादा मात्रा में उपजे, तो बड़े बड़े फार्म हाउस बन गए। और इस प्रकार सिर्फ एक जनरेशन पहले ही वैसा नहीं, जहाँ पर मतलब जंगल था और वो जंगल कट के अब क्या हो गया, खेत बन गए। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाई रेलवे बिल्ट फॉर दैट वेरी पर्पस एंड बाई शिप्स which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from the southern Europe, Asia, Africa and Caribbean। अब देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि अब ज़्यादा मात्रा में जो है रेलवे का विस्तार हो गया, ऊपर पड़े किस प्रकार से रेलवे को जो है पोर्ट से जोड़ा जाने लगा, एग्रीकल्चरल लैंड से जोड़ा जाने लगा, ताकि खेती वाला प्रोड्यूस जो है पोर्ट तक रेलवे के माध्यम से पहुँचाया जाए। और इस प्रकार से लो पेड वर्कर ज़्यादा मात्रा में जुटाया जाने लगा, कहाँ पर सस्ता लेबरर है और इस खेती में काम करेगा। तो दक्षिणी यूरोप में खास करके सस्ते लेबरर मिले,
एशिया में भी ले, एशिया तो गरीबी का गढ़ था, अफ्रीका भी खूब गरीबी का गढ़ था, और कैरेबियन आइलैंड में जो है ज़्यादा मात्रा में इस तरह के, कैरेबियन तो पूरा आज भी बहुत गरीब है, अफ्रीका का मोस्टली कंट्री जो है गरीब ही है। इंडिया का तो कुछ जो है सुधार हुआ है, लेकिन क्या स्थिति है आप जान ही रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है इन सभी क्षेत्रों से सस्ता लेबरर जो है उस काम के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लाए गए। सम ऑफ दिस ड्रामेटिक चेंज दो ऑन ए स्मॉलर स्केल ओकर्ड क्लोजर होम इन वेस्ट पंजाब। अब देखिए इस तरह का जो नाटकीय बदलाव हुआ, ड्रामेटिक चेंज हुआ, ये छोटा ही स्तर पर सही, लेकिन कुछ मात्रा में हमारे जो देश है पंजाब में भी, पश्चिमी पंजाब में भी इस तरह का बदलाव हुआ। हियर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट built a network of irrigation canals to transform semi-desert wastes into fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export। देखिए आज पंजाब गेहूं में क्यों आगे है, क्योंकि वहीं से शुरुआत हो गया था इसका। क्योंकि देखिए जो यहाँ की जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, यानी जो अंग्रेज़ों की सरकार थी जो इंडिया में, उसने क्या किया कि यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चरल लैंड बनाना स्टार्ट किया। क्या किया, तो इरिगेशन कैनल्स बनाया, सिंचाई वाले नहर बहुत सारा बनाया यहाँ पर, और सेमी डेजर्ट वेस्ट लैंड था वहाँ पर, यानी कि पूर्ण रूप से जो है मरुस्थल तो नहीं था, लेकिन बालू का खूब ढेर नहीं था, लेकिन बंजर ही ज़मीन था, वो उपजाऊ ज़मीन नहीं था, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत ही अभाव थी। और उसको जो है नहर से जोड़ करके सिंचाई का खूब सुविधा कर दिया, इरिगेशन कैनल्स बना करके, और वहाँ पर जो है पंजाब में, अब जो है वेस्ट पंजाब में क्या होने लगा, तो गेहूं का बहुत उत्पादन और कपास का बहुत उत्पादन होने लगा। ये सब किस लिए किया गया, एक्सपोर्ट के लिए, यानी वहाँ से उपजाकर, और इंग्लैंड की सरकार थी वो बेचेगा। द कैनल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाई द न्यू कैनल्स वेयर सेटल्ड बाई पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। अब देखिए ये जो कैनल कॉलोनीज कहने लगा, क्योंकि बहुत सारे कैनल बन गए, नहर बन गए, उस क्षेत्रों को कहा जाने लगा जहाँ इरिगेशन के लिए बहुत सारी नहरें बनाई गई। अभी जो नए नए नहरें थी, वो नहरों को जो पीजेंट्स थे पंजाब के ही दूसरे पार्ट से आकर के वो एज ए लेबरर काम किए और खोद करके जो है बनाए। ऑफ कोर्स फूड इज मेयरली एन एग्जाम्पल। अवश्य ही देखिए भोजन क्या है, एकमात्र उदाहरण है इस बात को समझाने के लिए कि इस प्रकार जो है ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज किया, बढ़ा। ए सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कटन। ठीक इसी प्रकार की कहानी कपास के लिए भी कही जा सकती है। कल्टीवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स। जिसका खेती किस लिए बढ़ाया गया, जाहिर सी बात है कि दुनिया में सबसे पहले जो है कपड़ों का जो मिल था, जो कटन मिल, इंग्लैंड में लगा। अदरवाइज हर जगह इंडिया जो है कपास के उत्पादन में और सूती कपड़ों के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 पर था। लेकिन यहाँ पर हैंडलूम्स थे, हाथों से कपड़े बनाए जाते थे, बुन करके ट्रेडिशनल टूल्स थे। लेकिन सबसे पहले कपड़े का मशीन कहाँ लगा, तो इंग्लैंड में लगा। अब इंग्लैंड के मिलों को कपास खिलाने के लिए जाहिर सी बात है वो तो मशीन है, वो तो भाई अनाधुन उसको चाहिए खूब कच्चा माल, क्योंकि रोज़ चलेगा तो खूब खपत करेगा। तो और कपास की उत्पादन वहाँ होना है नहीं, तो ठंडा देश से कपास उपजता नहीं है। तो अब खोज में निकले कि कहाँ कपास खूब उपजेगा, वहाँ कब्जा करें, वहाँ से कपास जो है हम ज़्यादा मात्रा में लाएँ। तो जहाँ जहाँ इंग्लैंड का कब्जा था वहाँ कपास का जो है उत्पादन करवा दिया, इसलिए ताकि हमारे फैक्ट्रियों में जो है कपास की कमी ना हो और कभी फैक्ट्री बंद ना हो, लगातार चलते रहे और कटन का कपड़ा खूब प्रोड्यूस करते रहें। कपड़े की तो डिमांड दुनिया भर में है, सबको पहनना है, और खूब बेचकर पैसा कमाएं। और इसी स्थिति में जो है कपास का उत्पादन भी खूब बढ़ा कराएगी। सिमिलर स्टोरी, इसी प्रकार की स्टोरी कहा जा सकता है कपास के उत्पादन में, जो कि ब्रिटिश के मिलों को खिलाने के लिए इसका उत्पादन बढ़ाया गया। तो हमने इसको एक्सप्लेन किया, थोड़ा डिटेल में आप समझ ही गए। अब देखिए इसको समझने में यही है, थोड़ा अब डिटेल करना है, नहीं तो ऐसे नहीं कुछ बुझाएगा। और रबर इंडीड सो रैपिडली डिड रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज डेवलप दैट बिटवीन 1820 and 1914 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स। और इस प्रकार से रबर का भी उत्पादन जो है तेज़ी से बढ़ा, जो कि एक क्षेत्रीय पौधा हुआ करता था, खास क्षेत्रों में उपजता था। और जिस क्षेत्र में जो भी पौधे की स्पेशलिटी थी, जिसको जो कि इंडस्ट्रियल यूज था, उसका जो है उपज खूब बढ़वाया गया। तो इस प्रकार से 1820 से लेकर के 1914 तक, यानी करीब एस्टिमेटेड 100 ईयर के टाइम में क्या हो गया कि बहुत सारे जो है माने व्यापारिक वर्ल्ड का ट्रेड, दुनिया का व्यापार जो है बढ़ा, व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा।
और दुनिया का व्यापार जो है 25 गुना से बढ़कर 40 गुना हो गया। नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। करीब ये जो उत्पादन बढ़ा 25 गुना से 40 गुना, तो इस बढ़े हुए व्यापार का करीब मतलब 60% जो प्रोड्यूस थे, जो प्रोडक्ट्स थे, वो क्या थे? प्राइमरी प्रोडक्ट थे। प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट और टर्शियरी प्रोडक्ट के बारे में पढ़िएगा आप, किस प्रकार से इकोनॉमी में पढ़िएगा अपना, ये सब क्या होता है। प्राइमरी प्रोडक्ट वो होता है जो सीधे खेती से निकल करके जो है और बेचा जाता है। जितना भी कॉर्न है ये सब क्या है? सब प्राइमरी प्रोडक्ट है। और सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि आप ईख निकाले, तो ईख खेत से लाए तो प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया। ईख को जो है आप बना दिए, चीनी बना दिए, तो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो इंडस्ट्रियली मतलब उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ, सेकेंडरी बना। तो इस प्रकार प्राइमरी प्रोडक्ट का उस समय ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इतने सारे ट्रेड फैलाने में। दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट एंड कॉटन एंड मिनरल सच एज कोल। तो मुख्य रूप से उस समय के व्यापार में जिन चीज़ों का ज़्यादा व्यापार होता था, तो खेती वाले सामान का या ज़मीन से डायरेक्ट निकलने वाले सामान, जैसे कि गेहूं का, कपास का, या मिनरल्स का, जैसे कोयला का। ठीक है, क्योंकि कोयले पर ट्रेन भी चलती थी उस टाइम में। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग इतना चीज आज जो है पॉइंट पढ़े, और इसके बाद हम लोग छोटे छोटे में ही लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, और ऐसे हमारा जारी रहेगा। और आप आगे देखिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना है बच्चा लोग, क्योंकि हम ज़्यादा शॉर्ट में नहीं मार रहे हैं और डिटेल चैप्टर को लेके चल रहे हैं, इसलिए इसको देखिएगा। फिर कल नेक्स्ट वीडियो हम लोग उस वीडियो में मिलते हैं। यहाँ से 2.2 से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का योगदान। ठीक, और सारे चैप्टर्स जितने भी आपके सोशल साइंस के चारों हैं, इकोनॉमी या आपका ये हिस्ट्री और जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, सभी के वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सब चैप्टर्स के अपलोड हो जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में देखते रहिए और जुड़े रहिए आप इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन से। सोशल और इंग्लिश के हर चैप्टर के वीडियो टर्म 2 के एग्ज़ाम से एकदम 1 महीना पहले पूरा कंप्लीट करके रख देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए इजीली इंग्लिश सॉल्यूशन से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जो भी है, शेयरिंग करना है जितना कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आभार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।